मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मॉर्निंग मैम। जैसे कि आप लोगों का सेकंड और पता है कि पेपर है 4th A लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, पाठ्यक्रम के तहत भाषा। यानी कि हमारा जो करिकुलम है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसके अकॉर्डिंग हमारी भाषा क्या है। तो पहले दिन मैंने जैसे इसके विषय में आप लोगों को सभी को बताया था, एक जर्नल जो हमारा लेक्चर था वो यही था कि भाषा के बगैर हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, कि ओरल है या रिटन है या फिर हमारी साइन लैंग्वेज है या हमारे कोडिंग वर्ड्स हैं। यानी कि चाहे हमारा लिखकर है, बोलकर है, या फिर कोई भी कोड वर्ड हम यूज करते हैं, कूट शब्द जिसको कहते हैं, या चाहे हमारा कोई भी सिग्नल या संकेत है या साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो बेटा कोई भी काम हमारा विदाउट लैंग्वेज नहीं हो सकता। तो भाषा को एक प्रतीकों का समूह माना गया है, यानी कि एक जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सिंबल्स। यानी कि हमारे जो प्रतीक हैं, देखो ये सिंबल्स हमने कैसे बनाए हैं, ये सभी हमारे जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग, या फिर हमारी जितनी भी सोसाइटी है उन सब ने मिलकर, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि एक काऊ का अगर हम एग्जांपल देते हैं तो उसमें क्या है कि काऊ का एक सिंबल, जैसे ही हमें काऊ शब्द हमने सुना और तुरंत हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ जाती है, एक सिंबल आ जाता है, एक प्रतीक आ जाता है। तो वो क्या कहलाता है कि वो यही कहलाता है कि हमारे जो सिंबल्स हैं, जो हमारे प्रतीक हैं, वही हमारी भाषा है, उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को हम सुनते हैं। 3-4 साल की एज में एक बच्चा, छोटा सा बच्चा बहुत सारी भाषाएं सीख लेता है, क्योंकि बेटा वो टाइम हमारा एक मेमोरी लेवल होता है, उस टाइम पे बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा शार्प माइंड वो होता है, बहुत ज्यादा तेज चलता है। तो बच्चे को हम स्टार्टिंग से जब आप अपना ही याद करो कि हम क्या करते हैं, उसको अल्फाबेटिक सिखाते हैं, उसको लैंग्वेज सिखाते हैं, शब्द बनाना, वाक्य बनाना, पद बनाना, और एक पूरा का पूरा पद्यांश या गद्यांश बनाना हम उसको सिखाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने भाषा के विषय में अपने अपने कुछ व्यूज, अपने अपने सुझाव, अपनी अपनी विचारधाराएं की हैं। तो सबसे पहले आज का जो व्हाट आर द लैंग्वेज, यानी कि भाषा के मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोविज्ञान, अब मनोविज्ञान के विषय में आप सब जानते हो क्योंकि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो बेटा। पिछले साल जो हमारा फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर था हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसमें आपने पूरी साइकोलॉजी पढ़ी है, बहुत सारी थ्योरियां आपने की है। तो मैं मनोविज्ञान के विषय में आप लोगों को नहीं बताऊंगी, सिर्फ आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि जो हमारे सिद्धांत है इसके रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग, यानी जो भाषा से संबंधित सिद्धांत है हमारे, मैं आज में बताऊंगी। तो सबकी हमारे जो मेन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो 3 ग्रुप में हमारे सामने आए हैं, यानी कि 3 ग्रुप्स में हमारे पास साइकोलॉजिस्ट आए हैं। सबसे पहले कौन थे हमारे, पावलोव और स्किनर। स्किनर और पावलोव को क्या माना जाता है, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, यानी कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। जो हमारे पावलोव और स्किनर है वो थे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, वो थे। उनका मानना है कि भाषा का सीखना केवल एक उद्दीपन और अनुक्रिया है। उद्दीपन और अनुक्रिया, जिससे पैटर्न के रूप में हम सीखते हैं। उद्दीपन क्या होता है बेटा, यानी एक स्टिमुलस, एक उद्दीपन, उस उद्दीपन में हम क्या करते हैं, यानी कि कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आता है, कोई भी उद्दीपन, और उसके प्रति जो हमारी होती है
उसको कहते रिस्पॉन्स का जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा स्किनर ने दिया था और आप लोगों ने इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो उसमें क्या स्टोरी थी कि आपका जैसे पावलोव की थी थ्योरी, उसमें क्या था कि जैसे एक डॉग को खाना रख देते हैं हम, उसको खाने की स्मेल आती है और फिर वो उसके प्रति खाने के प्रति लालायित होता है, उसके बाद हम उसको खाना देते हैं। तो उसके बाद क्या है कि जब जब हम खाना रखते हैं तब तब उसके मुंह से लार टपकती है, तो इस तरह से उसकी हैबिट बन जाती है और इसको बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत। बेटा मैं ये डिटेल में नहीं करवाऊंगी क्योंकि आप लोग सारे पढ़ चुके हो, सिर्फ आप लोगों को मैं रिकॉल करवा रही हूँ, आप लोगों को ये दोबारा से आपके माइंड में ये थ्योरी आए वो बताना चाह रही हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ कि जैसे एक हमारा कबूतर वाला सिद्धांत है, स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी थी हमारी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत उसमें भी था। यानी कि जैसे ही दाना डाल दिया जाता है, वो चोंच मारता है, वो दाना गिरता है, उसके बाद फिर वो हैबिट बना लेता है कि चोंच मारने से ही उसे दाना मिला है। तो वो क्या है कि सबसे पहले उसके लिए स्टिमुलस क्या था, वो दाना था, उसके बाद उसकी हैबिट बनी, उसने चोंच मारी और वो ऊपर जो कटोरी या जो भी प्लेट्स वगैरह थी उससे दाना गिरा और कबूतर उसको खा लेता है। तो इस तरह से उसको उसके दिमाग में यही हैबिट बनी, यही उसके दिमाग में एक स्कीमा बना कि मुझे चोंच मारने पे खाना मिलेगा। ठीक है, तो यही उसके जो दिमाग की जो स्कीमा था, या एक दिमाग में एक तरह से हम लगा लेते हैं कि एक योजना बन जाती है, एक तरह से ये कंसेप्ट बन जाता है, संप्रत्यय बन जाता है कि मुझे, मैं जब बार बार यहाँ पे चोंच मारूंगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो इसी तरह से स्किनर और पावलो ने भी ये माना है कि बच्चे जो लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है, उसको उद्दीपन और अनुक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, एक छोटे बच्चे को हम आ मा पा ये सारी चीजें सिखाते हैं, तो बच्चे को क्या कि हम अगर जैसे ही कोई बच्चा अनुकरण से सीखता है, अभ्यास से सीखता है, स्मरण से सीखता है, यानी कि हम अनुकरण, अगर कोई खांसता तो बच्चा उसको क्या करेगा, बच्चा भी उसी की तरह खांसेगा। अगर हम उसको आ मा पा अगर सिखाएंगे तो वो भी बोलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम अनुकरण, यानी कि बच्चा हमारा ही हमारी नकल करता है, हम जो उसको बताते हैं वो चीज वो सीखता है। इसके बाद क्या है कि प्रैक्टिस करता है उस शब्द को। जब हम छोटे बच्चे को सिखाते हैं या उसको बोलना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उस चीज की प्रैक्टिस करवाते हैं और वो चीजें उसके दिमाग में फिट हो जाती हैं। उसी प्रकार से लैंग्वेज का है कि बच्चे को हम जब अल्फाबेटिक सिखाते हैं, उनको शब्द सिखाते हैं, उनको वर्ण सिखाते हैं और उसको ए बनाना, बी बनाना, ये सारी चीजें सिखाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस होती है। और बच्चे को फिर जब ए से मान लो एप्पल है तो उसके हम उसको एप्पल दिखाएंगे भी और उसको पढ़ाएंगे। तो ये लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है, ये सिंबल है, ये प्रतीक है, उसके दिमाग में वो सदा के लिए फिट हो जाता है। तो ये मानना था पावलोव और स्किनर का, दोनों ही वर्बल बिहेवियर में विश्वास करते थे, दोनों ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद आया हमारा जब प्याजे और स्किनर, जब पावलोव और स्किनर ने अपनी थ्योरी दी, अपना व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया, तो इसके बाद हमारे प्याजे और वोगोत्स्की जी आए। यानी प्याजे कौन थे, ये भी हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के विषय में इन्होंने बताया, ज्ञानात्मक विकास के विषय में इन्होंने बताया। आप लोगों ने प्याजे की थ्योरी भी पढ़ी है बेटा फर्स्ट ईयर में, उन्होंने 4 स्टेज बताई हैं हमारी। तो उसी तरह से प्याजे और वोगोत्स्की जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी अपनी जो विचारधाराएं दी हैं, उनके अनुसार क्या है कि जो बिहेवियरिस्टिक थे स्किनर और जो पावलोव थे, या फिर हमारे क्रो एंड क्रो की जैसे डेफिनेशन है, उन्होंने भी बोला है कि बच्चे का दिमाग एक खाली प्लेट के समान है जिसमें हम जो चाहे लिखना वो हम लिख सकते हैं। ये व्यवहारवादियों का मानना है। यानी कि पावलोव था, स्किनर था, या हमारा जैसे वोगोत्स्की था, इन्होंने क्या माना कि एक खाली प्लेट है जी, इसके ऊपर आप जो चाहो उसको
लिख सकते हो, यानी कि जो हम उसको पढ़ाना चाहे वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन नहीं, जब प्याजे आया और वोगत्स्की आया तो उन्होंने माना कि बच्चे का दिमाग खाली प्लेट नहीं है, बल्कि उनके अनुसार भाषा मानव मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान है और वो यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि सार्वभौमिक व्याकरण के रूप में संगठित है। तो प्याजे के अनुसार ज्ञानात्मक प्रणालियों की तरह वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होती है। इस बात को समझो कि जो हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो बात करते थे प्याजे और वोगत्स्की, तो वोगत्स्की का एक सिद्धांत है बेटा कि बच्चे के दिमाग में पहले से ही सार्वभौमिक व्याकरण विद्यमान है। ये आपका सीटेट और एचटेट में क्वेश्चन आता है कि वोगत्स्की ने क्या माना है लैंग्वेज के विषय में और प्याजे ने क्या माना है। तो वोगत्स्की के अकॉर्डिंग क्या है और प्याजे के अकॉर्डिंग क्या है कि प्याजे का मानना था कि वातावरण के साथ है, यानी कि जो हमारा जो इंटरेक्शन होता है वो हमारी सोसाइटी से हो। तो जो वोगत्स्की था तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सार्वभौमिक व्याकरण थी और प्याजे ने माना कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बच्चा सीखता है, यानी कि सोसाइटी में जो बच्चे का इंटरेक्शन होता है सोसाइटी वो सारी की सारी वो अपनी अलग अलग विचारधारा हुई। अब जैसे ध्यान से सुनो, पावलोव और स्किनर ने उन्होंने माना कि ये हमारी अभ्यास अनुकरण और हमारा सम्मरण के द्वारा सीखता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो वोगत्स्की आए, सबसे ज्यादा बेटा व्याकरण के विषय में सबसे पहले 1959 में वोगत्स्की ने अपने सिद्धांत को बताया था। इससे पहले ग्रामर के विषय में किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं बताया था। इसके बाद क्या आया कि प्याजे का मानना था कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है और प्याजे ने अपनी 4 स्टेज भी बताई है इसके लिए। तो वोगत्स्की का मानना था कि समाज के साथ अंतःक्रिया का परिणाम ना होकर बल्कि बच्चे के अंदर एक व्याकरण पहले से स्टेबलाइज है, यानी कि बच्चे को बहुत सारी चीजों के विषय में पता है, लेकिन हमारा काम क्या है, टीचर का काम क्या है कि उस चीज को बाहर निकालना, उस चीज को कि उसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, लेकिन जब हम वो सीखेगा। तो इस तरह से वोगत्स्की ने वाणिज्यिक व्याकरण है यानी कि एक यूनिवर्सल डिफरेंस बता दिया है। इसको बिल्कुल ध्यान, पहले ये सीटेट का क्वेश्चन है बेटा, सीटेट और ग्रामर के विषय में किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की है, तो वो थे हमारे चॉम्स्की। और वातावरण के विषय में किसने बोला है, वो थे हमारे प्याजे और सामाजिक अंतःक्रिया भी प्याजे ने बताया है। और उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत, अभ्यास और अनुकरण का सिद्धांत हमारे पावलोव ने, स्किनर ने दिया है। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद क्या है कि प्याजे ने कौन कौन से बेटा अपनी प्याजे की 4 स्टेज बताई हैं। ठीक है, कि 4 स्टेज कौन कौन सी थी आप सबको ध्यान होगा। तो सबसे पहले थी हमारी सेंसरी स्टेज क्या थी बेटा, यानी संवेगात्मक अवस्था। इसमें था 0 से 2 साल तक का समय, यानी कि 0 से 2 साल तक का बच्चा जो होता है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू सीखता है कि क्या क्या, जैसे हम उसको फिंगर क्या है, आईज क्या है, नोज क्या है, ये सारी चीजें सीखते हैं। तो वो 0 से 2 साल तक की भाषा वो बच्चा सीखता है। इसके बाद क्या है कि प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, वो कौन सी स्टेज होती है, 2 साल से 7 साल तक की। इसमें क्या होता है कि बच्चा बहुत सारी लैंग्वेज के विषय में वो सीख जाता, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, उर्दू है, जो भी भाषा। तो सबसे यही एज
सबसे ज्यादा अधिक ये मानी जाती है कि इस एज में बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख जाता है, उसका 90% तक का जो माइंड है उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसके बाद क्या है, थर्ड है जो हमारी स्टेज है वो है कंक्रीट, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये कितनी मानी जाती है, ये 7 से 12 वर्ष तक मानी जाती है, 7 से 11 वर्ष तक भी बोला जा सकता है और 12 तक भी। इसमें क्या होता है कि कंक्रीट अवस्था में यानी मूर्त अवस्था में बच्चे ने जो भी सारी चीजें सीखी है वो डिफेंस करना, ठीक है, एक कंसेप्ट बनाना, एक दूसरे में मान लो अगर हम दो छड़ी बच्चों को आगे पीछे करके दिखाते हैं, इक्वल है वो दोनों छड़ी, लेकिन अगर हम उसको आगे पीछे करके दिखाते तो वो बच्चा समझ जाएगा कि ये दोनों ही इक्वल हैं, बल्कि हमने इसका जो स्पेस है वो आगे पीछे करके इसको उस स्पेस में रखा गया है। तो इस तरह से बच्चों को लॉजिक देना, तर्क देना है, या फिर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है, अपने किसी भी प्रकार के चाहे लॉजिक देने हैं, लॉजिक को एक्सेप्ट करना है, गलत सही का उसको डिफरेंस करना, ये सारी चीजें इस अवस्था में नहीं आती। लेकिन हाँ, इस अवस्था में वो पीयर ग्रुप है उसका क्या है, सिर्फ यही वो देखता है कि उसको जो पढ़ाया जाता है वो उसका क्लियर होता है, उसको बहुत सारी चीजों का ज्ञान इसमें हो जाता है। अब हमारी फोर्थ स्टेज थी फॉर्मल, यानी कि मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ये 12 साल से 15 वर्ष तक के बच्चों की होती है फॉर्मल स्टेज। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा व्यवहार करना है, अपने तर्क देना है, अपनी विचार शक्ति को अभिव्यक्त कर सकता है, यानी कि ये हमारी एडोलेसेंस एज आ जाती है। वो अपनी बात को स्वीकार करना या दूसरे की बात को एक्सेप्ट ना करना, उसके खिलाफ तर्क देना, अगर सही है तो एक्सेप्ट करना। तो इस तरह की वो भाषा के विषय में भी बहुत सारी, उसको अगर देखा जाए इस एज में तो बच्चा कम से कम 100, 200, 300 तक के वर्ड के वो पैराग्राफ बनाना सीख जाता है। और वो अगर उसको कोई भी, जैसे मान लो 12 साल का बच्चा है, उसको हम किसी भी चीज पे, जैसे अभी क्या है कि अर्थक्वेक है, उसके विषय में अगर उसको कोई गद्यांश लिखना या कोई पैराग्राफ लिखना अगर हम उसको बताएंगे तो वो बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे से डिक्टेट करेगा, उसके कि उसके कॉजेज क्या हैं, उसको कैसे उसके ऊपर ओवरकम किया जा सकता है, यानी कि उसके ऊपर हम किस तरह से जो उसका प्रभाव है, उसका इफेक्ट है, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये सारी चीजें वो बच्चा एक पूरे लॉजिक के साथ, एक अच्छे तर्क के द्वारा सोच कर समझ कर वो उसका उत्तर देता है। तो इस तरह से वो भाषा के विषय में बहुत सारा ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये था हमारा प्याजे के अकॉर्डिंग कि प्याजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है। 0 से 2 साल तक का बच्चा क्या सीख सकता है, 2 से 7 साल का बच्चा क्या है कि वो 50 से 100 शब्दों, 100 से 200, 200 तक के शब्दों का वो पैराग्राफ बना सकता है, एक स्पीड में वो पढ़ना सीख जाता है, ठीक है। और कहाँ पे कोमा है, कहाँ पे पूर्ण विराम है, कहाँ पे कैसे रुक के बोलना है, वो सारी चीजें वो सीख जाता है। 3-4 साल की एज में क्या करता है कि बच्चा एक लय में ही गाता है, उसको पूर्ण विराम या कोमा का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार से जब उसकी एक ये एज आ जाती है तो वो अपने करिकुलम में यानी कि अपने पाठ्यक्रम में वो भाषा को बहुत अच्छे से लिखना पढ़ना वो सीख जाता है कि उसके करिकुलम में लैंग्वेज का क्या इफेक्ट है, किस तरह से हमें लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए और भाषा का क्या महत्व है, किस तरह से हम अपने शब्दों को, अपने विचारों को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने सिलेबस में, अपनी एसएसटी की क्लास में हम ऐसे एक हमारा सिलेबस है, लेकिन उसको डिक्टेट तो हिंदी या इंग्लिश में ही करेंगे, तो किस तरह से उस यानी कि हमारे इतिहास को भी हम कौन सी भाषा में, किस तरह की लैंग्वेज में अभिव्यक्त करें, तो इस तरह से वो माना गया है। अब इसके जो मेन जो प्रिंसिपल है वो क्या है, सबसे पहले बेटे प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, यानी कि अनुकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप, यानी कि बच्चा अनुकरण से सीखता है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, चाहे 0 से 2 साल का बच्चा है या 5 साल का या 7 साल का, कि बच्चा जब अनुकरण से सीखता तो हम उसके सामने शुद्ध उच्चारण हमें करना चाहिए। यानी कि जैसा हम बच्चे को सिखाएंगे, सबसे पहले जो हमारा मेन जो होता है वो हमारा परिवार होता है, ठीक है। एक परिवार में रहकर बच्चा सारी हर तरह की भाषा वो सीख सकता है। अब देखो, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी मातृभाषा है, वो क्या स्कूल में थोड़ा ना सिखाई जाती है। मान लो हमारी
अपने हरियाणा की है वो हरियाणा की है, उधर से जैसे मैथिली भाषा है या आपकी ब्रिज भाषा है, ये क्या है, ये हमारी बोलियां हैं। तो ये बोलियां क्या होती हैं कि ये हम अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर, अपने एक समुदाय में रहकर ये सारी चीजें सीखते हैं। तो हमें जब प्रिंसिपल ऑफ फॉलो अप जब हम देखते हैं, अनुकरण का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो इसमें यही देखा जाता है कि बच्चे के सामने उस लैंग्वेज को, उस भाषा को हम इस तरह से उच्चारित करें कि उसका शुद्ध उच्चारण हो और बच्चा उसको अच्छे से सीख सके। इसके बाद क्या सेकंड पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि शिक्षक क्रियाओं के माध्यम से भाषा को सीखने में बच्चों की सहायता करता है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी कहानी है, कोई भी घटना या वृत्तांत है, उसको क्रियाशीलता के आधार पर वो सिखाता है। जैसे अभी क्या है कि मान लो छोटा बच्चा है, 3 या 4 साल का बच्चा है, हम उसको अगर पेंसिल के विषय में बताना तो हम उसको पेंसिल दिखाएंगे, ठीक है। अगर उस बच्चे को मान ले 1 और 2 में डिफरेंस, हम कुछ भी 2 चीज हम उसको दे देंगे और उससे पूछेंगे कि ये क्या है, तो ये क्या है, इस तरह से हम 2 उंगली करते हैं ना उस बच्चे की तरफ, तो इससे क्या है कि वो क्रियाशील होगा, यानी कि उसको एक्टिविटी के आधार पर। फिर क्या है कि आप देखो कि जब 2 या 3 साल का बच्चा प्रेप में जाता है तो कोई भी पोएम होती है, जैसे लिटिल लिटिल ट्विंकल स्टार या जो भी है, जोनी जोनी यस पापा, जो भी पोएम होती है, तो उसमें क्या है, टीचर उसको गाकर, डांस करके उसको उस चीज को सिखाती है, ठीक है ना। एक लय में, एक सुर में, एक ताल में उसको वो गाती है, तो बच्चा भी वही सीख जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटी, इससे ज्यादा कि वो लर्न करके सीखे या लिख के सीखे, जब बच्चा क्रियाशीलता पर, एक्टिविटी बेस्ड जो हमारा लेवल होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि एक्टिविटी के द्वारा बच्चा सबसे ज्यादा वो सीखता है। फिर मान लो हम एक बच्चे को क्या है कि कोई भी हाउस ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, हम उसको हट ड्रॉ करने के लिए, तो क्या करेगा कि हम वो हट के विषय में अपने एक्सप्रेशन इतने अच्छे नहीं दे पाएगा बोलकर, जित जितना कि वो उसको ड्रॉ करके हमें दिखा सकता है। तो इस तरह से बच्चे को सिखाने में एक्टिविटी का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी या वास्तविकता का सिद्धांत या वास्तविक लाइफ का सिद्धांत, रियल लाइफ का, प्रिंसिपल ऑफ रियल लाइफ, यानी वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविक जीवन से संबंधित सिद्धांत क्या है बेटा, कि हमारा एक्चुअल जिस लाइफ में हम जीते हैं, जिस समुदाय में, जिस परिवार में, जिस घर में, जिन सदस्यों के साथ हम रहते हैं, वो हमारा जो मेन होता है, वो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है बच्चे की लाइफ का। तो हम, एक बच्चा बड़ा होता है, वो स्कूल से जितना नहीं सीख पाता जितना कि वो घर में सीखता, क्योंकि ओनली 6 आवर्स वो स्कूल में जाता है। लेकिन उदाहरण के लिए जब बच्चे स्कूल से अवकाश लेते हैं, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, ठीक है, तो बच्चों को उनके वास्तविक जीवन की घटनाओं को लिखने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं कि जैसे क्या है कि जैसे होमवर्क, हम जून में बच्चों को छुट्टियां होती हैं, होमवर्क वगैरह देते हैं, तो उसमें क्या बोलते हैं कि अपने किसी भी फ्रेंड को पत्र लिखो जिसमें आप गर्मी की छुट्टियों के विषय में बताना चाहोगे। तो इसमें क्या कि वो अपनी वास्तविक स्टोरी बताएगा ना, कि गर्मी की छुट्टियों में वो कहाँ पे गया, क्या उसने किया, किस किस से वो मिला है, किस तरह से उसने एंजॉय किया है। तो ये हमारी वास्तविक लाइफ से संबंधित होता है। फिर क्या होता है कि मान लो कुछ बच्चे जैसे हॉस्टल में रहते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को, उनको एक पत्र लिखने के लिए बोला जाता है कि अब अपने जो हॉस्टल लाइफ है उसके विषय में बताओ। तो वो बच्चा अपनी पूरी दिनचर्या उसमें बताएगा, क्योंकि उसकी अपनी वास्तविक लाइफ से संबंधित है वो चीजें, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो किसी भी दोस्त की बधाई, जन्मदिन की बधाई पत्र है, या फिर उसको किसी भी प्रकार की परीक्षा में जब बच्चा फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, तो उससे संबंधित अपने विचार या अपनी अवधारणाएं उसको प्रस्तुत करने के लिए बोला जाता है। तो बच्चा उसमें अपने मन से सोचकर वो सारी चीजें लिखता है जो उसके ऊपर पहले से ही, जो उसने देखी हुई है, जो उसकी एक्टिविटी के अंतर्गत आती हैं। तो वो पूरा बताएगा कि कहाँ गया है, कैसे किया है, उसने किस तरह से सेलिब्रेट किया है,
कौन कौन इसमें थे, तो मतलब पूरी की पूरी उसकी रियल लाइफ की जो व्यूज है वो उसमें प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से जो भाषा है वो हमारा वास्तविक जीवन से जोड़ने का भी सिद्धांत माना जाता है। देखो, हम अपने विचार जब बोलकर किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं तो हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं, ठीक है, एक फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम घर में रहते हैं, घर में जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी बोली जाती है, मातृभाषा बोली जाती है। लेकिन जब हमारे करिकुलम का सवाल आ जाता है, हमारे पाठ्यक्रम का सवाल आता है, एक बच्चा पत्र लिखता है, तो वो अपनी भाषा को नहीं लिखेगा, अपने एक्सप्रेशन को, अपने एक्सपीरियंस को जरूर लिखेगा, लेकिन भाषा उसकी क्या होगी? जो उसकी एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है। तो इस तरह से भाषा के अपने विचार अगर वो मातृभाषा में लिखने लग जाए तो उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे संविधान के द्वारा जो भाषा हमें सिखाई गई है, जो हमारी जो लैंग्वेज है, जो राष्ट्रभाषा है, जो हमारी लैंग्वेज हमें एक फॉर्मल लैंग्वेज के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई है, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है, तो वो बच्चा उसी में लिखेगा। इंग्लिश में लेटर लिखेगा या उर्दू वाला उर्दू में और जर्मनी वाला जर्मनी में। तो हमें अपने भाव को लिखने के लिए एक जो लैंग्वेज है, अपने करिकुलम को, अपने पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, अपने पाठ्यक्रम के विषय में बताने के लिए हमें जो लैंग्वेज है वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज का ही प्रयोग करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का सिद्धांत। जैसे कि आप सबको पता है कि भाषा क्या है? भाषा हमारे निरंतर प्रयास के द्वारा ही सीखी जाती है, अभ्यास के द्वारा ही सीखी जाती है। हम देखते हैं कि जब 3 या 4 साल तक सीखी गई भाषा को बच्चा कभी नहीं भूलता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है। हम देखते हैं बच्चे को कोई भी जैसे कॉपी देते हैं या कोई भी स्लेट देते हैं, उस बच्चे को बार-बार उससे ए, बी, सी इस तरह से वो लैंग्वेज हम लिखना सिखाते हैं, ठीक है? इसके बाद क्या है कि बच्चों की जो कॉपियाँ आ जाती हैं आजकल जैसे बनी हुई होती हैं कि उसमें छोटे-छोटे डॉट होते हैं, बच्चा उसको मिलाता है, ए अनार आम या ए एप्पल है या बी बॉय है या कुछ भी है, तो उस चीज को वो डॉट के थ्रू उसको लिखता है, ठीक है। तो वो क्या है कि बच्चे को बार बार प्रैक्टिस के लिए प्रेप में जो प्री नर्सरी है या नर्सरी है उसमें बच्चे को प्रैक्टिस बुक दी जाती है, और उनमें वो इतनी प्रैक्टिस बच्चे से हम करवाते हैं कि वो ऑल टाइम ऑल लाइफ उसको नहीं भूल पाता। हम देखो, हम अपने अपने आप से अगर हम अनुमान लगाते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जब तीसरी चौथी क्लास में हमने जो सारी की सारी टेबल उस टाइम पे हमने रटी थी, वो टेबल हमें आज भी याद है। 1 to 100 तक या इससे भी आगे हमारी 1000 तक जो काउंटिंग थी उस टाइम पे तो हमने रटी थी, अब थोड़ा ना पढ़ते हम काउंटिंग के विषय में, तो वो हमें आज तक हमें याद है। जो अल्फाबेटिक जो वर्ण है, जो शब्द है, जो हमने उस टाइम पे याद किए थे, तो वो आज तक याद है। क्यों याद? क्योंकि हमारा अभ्यास इतना ज्यादा हो चुका है कि हम उस चीज को अभ्यास के द्वारा ही हम परफेक्ट बनते हैं। तो वो सीखी हुई चीजें आज हमारी जो लैंग्वेज है वो हमारे करिकुलम के विकास में, करिकुलम के डेवलपमेंट में वो हमारे सामने प्रस्तुत है कि हमें एक मैथमेटिक्स है, क्या मैथमेटिक्स पे आप एक पैराग्राफ लिख पाओगे? पैराग्राफ नहीं लिखना बेटा, क्योंकि जो सम हमें होते हैं, जो सम की जो लैंग्वेज होती है वह वो क्या होती है कि जैसे अज्यूम मीन्स हम निकालते हैं, तो वो सारी उसकी मैथ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन है तो हमारी इंग्लिश या हिंदी ही है। तो वो हमारे करिकुलम को डेवलपमेंट करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत हमारी मदद करता है। कौन सा सिद्धांत? प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का सिद्धांत। इसके बाद क्या है कि बहु माध्यमों का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीडिया। बेटा हमारा 3 तरह का मीडिया हमारे सामने है, वैसे तो बहुत सारा है। मल्टी मीन्स बहु, मीडिया मीन्स माध्यम, तो बहु माध्यम उसके द्वारा भी हम सीखते हैं। तो बहु माध्यम में मल्टीमीडिया में भी हमारा 2 तरह का आ जाता है, एक दो क्या 3 तरह का, एक हमारा प्रिंट मीडिया आ जाता है, दूसरा हमारा नॉन प्रिंट मीडिया आ जाता है।
और तीसरा हमारा विजुअल या ऑडियो विजुअल, ये भी आ जाता। तो प्रिंट मीडिया में क्या आ गया हमारा, जो किताब आप पढ़ते हो, जो न्यूज़पेपर है, कोई भी मैगजीन है, कोई भी बुक है, कोई सिलेबस की बुक है या कोई नॉवल है, कुछ भी जो पत्र पत्रिकाएं जो हम पढ़ते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रिंट मीडिया। यानी कि जिसमें लिखा हुआ है या छपाई की हुई है, उसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारा प्रिंट मीडिया। अब नॉन प्रिंट मीडिया में क्या आएगा कि नॉन प्रिंट में क्या है कि जैसे आपका कोई भी बोल कर है, लिख कर है, कोई म्यूजिक हम सुनते हैं, कोई स्टोरी हम सुनते हैं, उसमें ऑडियो वीडियो आ जाएगा हमारा। कि जैसे हम मान लो रेडियो है, टैप रिकॉर्डर है, तो उससे क्या है कि हम सुनते हैं, गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं, या कोई स्टोरी सुनते हैं, या कोई भी पोयम हम सुनते हैं, तो वो क्या है, वो हमारा ऑडियो है। अगर हम वीडियो का देखें, तो जैसे कोई भी हम कोई भी पिक्चर देखते हैं, कोई भी वीडियो हम देखते हैं, उसको वीडियो है। और ऑडियो वीडियो में दोनों ही आ जाते हैं। जैसे आजकल क्या है कि हमारा टीवी है या मोबाइल पे भी हम बहुत सारी जो स्टोरी देखते हैं, जो हमारी मोबाइल पे बहुत सारी हर तरह का, चाहे हम किसी भी प्रकार का कोई भी लेक्चर लेते हैं, आजकल तो बहुत सारी चीजें मोबाइल पे डाली गई हैं। यूट्यूब पे आप देखो कि बहुत सारे लेक्चर डाले हैं, तो वो क्या होगा कि वो हमारा ऑडियो वीडियो होगा। तो इस तरह से इस चीजों से हम बहुत अधिक सीखते हैं। मान लो हमें सिर्फ एक बुक हमें दे दी जाती है किताब पढ़ने के लिए, तो हम पढ़ेंगे और उसको उसको हम या 1 या 2 या 3 बार हम उसको रीड करेंगे, वो हमारे दिमाग में बैठेगा। लेकिन उसी चीज़ को हम जब हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो वो ज़्यादा हमारे माइंड में बैठ जाती है और हमारे ज़्यादा माइंड को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि उसमें हमारी सभी सेंस ऑर्गन्स हमारी काम करती हैं। हम देखते भी हैं, उसको सुनते भी हैं, और उसकी एक्टिविटी जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि क्रियाशीलता के आधार पर कि हम उस एक्टिविटी को देखते हैं। कोई भी चीज़ बनानी अगर बच्चे को सिखाते हैं, करके जो जो हमारी लर्निंग बाय डूइंग का जो हमारा सिद्धांत है, लर्निंग बाय डूइंग का जो मेथड है हमारा, यानी कि करके सीखना, उस सिद्धांत के आधार पर जब हम किसी काम को अपने हाथ से करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस में हमें सबसे अधिक होता है, और वो हमें सबसे अधिक लंबे टाइम तक वो हमें याद रहता है। इसके बाद है बेटे, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बोलचाल का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में क्या होता है कि कोई भी अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, अपना कोई भी अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए हम क्या है कि बोलचाल का सिद्धांत भी हम अपनाते हैं। तो इससे भी उदाहरण के लिए मुंबई के बच्चों के पास 4 भाषाएं हैं मान लो, उन सभी भाषाओं को आसानी से वो सीख लेते हैं। तो उनमें क्या है कि हिंदी, उर्दू, गुजराती और मराठी। मुंबई जो है हमारी स्टेट है, तो उसमें क्या कि वहाँ पे 4 तरह की भाषाएँ बोली जाती हैं। मुंबई में एक तो मराठी, क्योंकि महाराष्ट्र की जो भाषा है, वो मराठी भाषा है। दूसरा क्या है कि वहाँ पे उर्दू की भी भाषा बोली जाती है, क्योंकि उसके बाद गुजरात, क्योंकि उसे गुजरात से लगता हुआ है, तो बहुत सारी गुजरात की इनफैक्ट जिस स्टेट के साथ हमारी स्टेट लगती है, उस स्टेट की लैंग्वेज भी हम बहुत सारी सीख जाते हैं। और उसके बाद हिंदी तो है ही हमारी राष्ट्रभाषा। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसके विषय में भी बम्बई में लोग जानते हैं, उर्दू के विषय में भी जानते हैं, गुजरात के साथ लगती हुई स्टेट है, तो गुजराती भाषा के विषय में भी ज्ञान है। और इसके बाद जो मेन है वो है मराठी भाषा, यानी कि वहाँ की जो महाराष्ट्र की जो मेन जो भाषा है, वो मराठी भाषा है। तो इस तरह से बोलचाल, जब वहाँ के हम 4 तरह के व्यक्ति जब बैठेंगे, तो चारों अपनी-अपनी भाषा के विषय में अभिव्यक्त अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। मान लो हिंदी है, उर्दू है, गुजराती, मराठी, ये चारों वहाँ पे बैठे हैं। तो चारों आपस में अपने-अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। 1 बार, 2 बार हमारी लैंग्वेज एक-दूसरे को हमें समझ में नहीं आएगी, लेकिन उसका जो कांसेप्ट है वो ज़रूर हमारे दिमाग में बैठेगा कि जो मराठी वाला है वो क्या कहना चाह रहा है, हिंदी भाषा वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। तो धीरे-धीरे फिर हम वो भाषा भी सीख जाते हैं। तो इस तरह से जो बोलचाल की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसके द्वारा भी हमारे करिकुलम का डेवलपमेंट होता है कि हमारे पाठ्यक्रम के, मान लें कि मराठी भाषा के बच्चों को हिंदी भाषा में जब पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चा भी हिंदी भाषा के जो कांसेप्ट है वो सारे सीख जाता है। अपने एग्ज़ाम जो भी देता, चाहे वो मराठी भाषा में है या फिर वो
हिंदी भाषा में है, तो अपने जो कंसेप्ट है उसको वो अच्छे से एक्सप्रेस कर देता है। तो ये था आज का जो हमारा मेन टॉपिक था, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन-कौन से हैं। तो वो मैंने आप लोगों को करवाया बेटा कि मेन कौन-कौन से प्रिंसिपल हैं, कि कैसे-कैसे भाषा सीखी जाती है, किस तरह से अभिव्यक्त की जाती है। तो कौन-कौन से साइकोलॉजिस्ट ने भाषा के विषय में क्या बताया है, चॉम्स्की ने क्या बताया है, ग्रामर किसने का सिद्धांत किसने दिया है, अंत्यक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, सामाजिक अंत्यक्रिया का, सोशल इंटरेक्शन का सिद्धांत है। और इसके बाद क्या है कि जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है वो किसने दिया है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स का सिद्धांत है वो भाषा के विकास में कैसे सहायक है और किसने दिया है। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पहले मेरे से पूछ सकता है बेटा। स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना बेटा?